बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, भारत की एक्सरसाइज रही है कि जब भी मोदी सरकार को किसी भी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ता है या इलेक्शन के दिन करीब आते हैं तो एक खुद साख्ता एडवेंचर तख्लीक कर दिया जाता है। वैसे तो भारत पाकिस्तान से कबूतर और गुब्बारों के जरिए जासूसी और ड्रोन हमलों के जरिए हथियार फेंकने का इल्जाम लगाता रहा है, मगर भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 मिनट के वक्फे से 2 ड्रोन हमले भारत के जेर इंतजाम जम्मू एयर स्टेशन पर हुए। इस हमले के बाद भारतीय मिलिट्री और एयरफोर्स की सलाहियत पर कई सवाल उठ गए। साथ साथ मकबूजा कश्मीर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाकाम होने और कुछ जराये के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ की चक्कलश और इख्तियारत की जंग भी इस हमले की वजह हो सकती है, मगर इल्जाम पाकिस्तान पर ही लगाया जाता है। इसी पर बात करेंगे आज के शो में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। अमजद साहब, ये जो ड्रोन अटैक है ये पहली बार ऐसे हुए हैं कि एयरबेस को उनकी हिट किया है। सर, इसकी टाइमिंग कैसे देख रहे हैं आप? कुछ दिन पहले ही हम FATF वाले मामलात में दोबारा ग्रे लिस्ट में रहे हैं और फिर भारत में भी देखिए कि उनके अपने आपस के चपकलस चल रहे हैं, और दूसरा ये कि इलेक्शन भी करीब है इनके। देखिए, एक तो इंटरनल आपने गिनाए जो भी इश्यूज इंटरनली इस वक्त हैं, खासतौर पे सर्विसेज पीस के दरमियान जो खींचातानी है वो तो अब तकरीबन पब्लिक में आ चुकी है। और कोरोना ने जो हशर किया वहाँ पे मोदी की बहुत बड़ी नाकामी है। वहाँ तो एक वक्त आया कि वो नेता के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लोग जलाना चाहते थे लाशें, लेकिन महीने लगी थी। तो ये तो इंटरनली बदहाली है, और वहाँ पे नफ्सियात उन्होंने ये बना दी हुई है कि अगर ये पाकिस्तान पे कोई इल्जाम, पाकिस्तान के खिलाफ कोई नफरत का नारा लगा दें तो लोग अपना दुख भूल के इनके साथ मिल जाते हैं। वो हिंदू जो मेजोरिटी वहाँ की है वो। लेकिन इस वक्त जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं इसमें 3 एक और आंसर भी मौजूद हैं जिनको हमें शामिल कर लेना चाहिए। जिक्र किया FATF का। पाकिस्तान ने खासा क्रिटिसाइज किया कि FATF जो है इसके 27 पॉइंट में से 26 तो हमने मुकम्मल कर लिए और एक रह गया। जो एक है उस पर भी हमने पार्शली अमल किया हुआ है, लेकिन आपने वो तो माने नहीं, या उस पर तो आपका रिएक्शन पता नहीं क्या था, लेकिन 7 और पकड़ा दिए और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा। तो पाकिस्तान ने कहा जी ये सियासी फैसला, क्योंकि इस वजह से कि जो कमेटी थी उसमें भारत में मौजूद था, लाजमन भारत ने एक रोल प्ले किया वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ। अब दुनिया को ये बावर कराना चाहता है कि हमने FATF में जो किया वो सियासी नहीं, वो ठीक है, इस वजह से कि पाकिस्तान देखें फिर टेररिज्म करा रहा है। और जिन टेररिस्ट की बात करते हैं इन्होंने फिर जो इल्जाम वगैरह लगाए, इन्होंने यही कहा जी वो जैश मोहम्मद है, तैयब ये है वो है। तो वो जो 7 पॉइंट इन्होंने दिए हैं FATF ने, उनकी है कि जी आपने सजा का अमल आगे नहीं चलाया, जो टेररिस्ट मौजूद हैं तो सजाएं नहीं हुई वो आपने मुकम्मल करने। यानी दूसरे लफ्जों में भारत दुनिया को ये बता रहा है कि जी वो मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था, इन्होंने सजाएं वगैरह दी नहीं, लोग देख लें आज भी टेररिज्म करा रहे हैं। तो एक तो FATF से कनेक्ट, और ये FATF इनके सर पे इतना सवार थी क्योंकि ये वहाँ पे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि के इजलास में भी अजीत डोवल ने ये प्रपोजल पेश की कि एक MOU साइन हो जाए और FATF और SPO आपस में कोऑपरेट करना शुरू कर दें। ये इनकी एक लिंकेज बन जानी चाहिए, यानी उधर भी पाकिस्तान के खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए के उसको करने का समझाना चाहिए। अब यहाँ दूसरा जो वजह है वो ये है कि भारत में केसेस पकड़े गए कई, जैसे पाकिस्तान शोर मचा रहा है, और वो है यूरेनियम की चोरी। जी। अब वो उससे टेररिज्म होगा या उससे जो टेररिज्म का खतरा है वो तो इस ड्रोन श्रोन के मुकाबले तो कोई चीज ही नहीं, वो तो इतना ज्यादा खतरा है कि अगर के हाथ चढ़ जाता है और कोई डर्टी बॉम्ब बन जाए या कोई ऐसी चीज है वो तो तबाही मच जाएगी। तो पाकिस्तान जो खदशात जाहिर करता है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत में ये हो रहा है। वहाँ पे आज यूरेनियम की एक ब्लैक मार्केट बनी हुई है। केस वो है जिनकी हम जिक्र करते हैं जो पकड़े गए कि बच के निकल गए, कहाँ वो यूरेनियम गया, नॉर्थ कोरिया में पहुंचा या किसी और जगह जो नहीं पकड़ा जा सका। तो रोना हमारा तो दुरुस्त है, लेकिन उससे भी तवज्जो हटाएगा, वो आपके ऊपर टेररिज्म का ऐसा चक्कर चलाएगा कि दुनिया उधर तवज्जो हो जाएगी, वो उस तरफ देखना शुरू कर देंगे। हम लोगों को कह रहे हैं, हम यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखी हमने सेक्रेटरी जनरल को कि जनाब ये यूरेनियम चोरी के केसेस हो रहे हैं यहाँ पे, आप देखें। हमने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो आई है ये उसको भी लिखा, अब वो उनको हमारा चक्कर डाल देंगे।
और तीसरा हाफिज सईद के घर पे जो उन्होंने धमाका किया उसको काउंटर करने की जरूरत थी, क्योंकि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर मास्टरमाइंड पकड़ा और 3-4 दिन के अंदर अंदर आपने सारी कड़ियां हमें रख दी। अब उसमें मौजूद है दुबई से वो बंदा, इनका सुना कि वो भाग गया जिसने पैसे से दे के ये काम आगे जो चला रहे थे, इनका नेटवर्क वहां से। ठीक, पाकिस्तान अगर दुबई से ये करता है कि जनाब आपकी सरजमीन से ये हो रहा है, तो हो सकता है कि वो इनके बंदे पकड़ लें। तो उनको भी भगाया और दुबई वगैरह सब जगह रोना ये रोएंगे कि जनाब देख लें हमारा तो अपना मसला बना हुआ, पाकिस्तान ये कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक तीर से कई शिकार करने का काम किया। ठीक है, बड़ी क्लियर पिक्चर आपने बता दी है। लेकिन अमजद साहब, सवाल यहाँ ये है कि जो 25 तारीख को इजलास हुआ था फैटफ वाला, उसमें ये सवाल उठाया गया था। अल जजीरा का सऊदी अरब के कोई सहाफ़ी थे, सऊदी टेलीविज़न के, उन्होंने ये कहा था कि भारत में यूरेनियम की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, तो फैटफ उसको क्यों नहीं देख रहा। तो वो जो थे उन्होंने कहा कि जी हम, मैंने मीडिया से खबरें सुनी है मगर मैं इस पर तबसरा नहीं करूंगा और हम देखेंगे कि भारत के साथ क्या मामलात करने। सर मेरा सवाल ये है कि क्यों फैटफ तो एक इदारा है ना सर, जो कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को जो है वो मॉनिटर करता है। भारत में इस तरह फिर 40 से 41 जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स हमें उनको मिले हैं। इन तमाम चीज़ों को वो सरफे नज़र क्यों करता है? क्या भारत की लॉबिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि भारत चाहे जो भी करेगा वो उनको नजर नहीं आएगा और पाकिस्तान 26 पॉइंट भी पूरे करके जो है ग्रे लिस्ट में रहेगा? देखिए, जहां तक इंटरनेशनल अदारों का ताल्लुक है, यूनाइटेड नेशन हो, IMF हो या ये FATF वगैरह, ये अदारे तर हकीकत ये एक आला है इस्तेमाल करने के लिए बड़ी कुव्वतों के हाथ में, आर्म ट्विस्टिंग के लिए। बड़ी कुव्वतें जो हैं वो अपने मुफादात की सियासत करती हैं, उसमें मुनाफिकत है, उसमें किसी किस्म का कोई असूल अखलाकियात का दखल ही नहीं। आप सोचिए कि अमेरिका, बरतानिया सारी दुनिया में प्रचार करते हैं डेमोक्रेसी का कि जी ये डेमोक्रेसी, अफगानिस्तान तक में डेमोक्रेसी बहाल करने आए, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमेशा उनके ताल्लुकात उस वक्त बेहतर हुए हैं जब यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, यहाँ डिक्टेटरशिप होती है। उस वक्त इनके ताल्लुकात बड़े ठीक हुए, क्योंकि उस वक्त इनको अपनी को जरूरत पड़ी होती है, कोई अफगानिस्तान में इशू आ गया, कहीं और निकला है, तो आप देखते हैं कि डिक्टेटर्स के साथ इनके उस वक्त डेमोक्रेसी भूल जाते हैं, कभी भी नहीं कहते कि आप डेमोक्रेसी नहीं है लिहाजा नहीं बात करें। तो ये मुनाफिक हैं, बिल्कुल अपने मुफादात की रोशनी में काम करते हैं। अब इनके मुफादात आज अगर भारत के साथ हैं तो भारत इनको तकाजा करेगा कि भी आप मुझसे फायदा ले रहे हैं या मैं आपके मफादात सर्व करूंगा तो आप मेरे भी तो काम करें ना, तो हमें प्रोटेक्शन देकर रखें। लिहाजा आज वो भारत के खिलाफ कोई ऐसा इशू नहीं खड़ा करेंगे, अगर करें भी तो बड़ी दबी जबान से थोड़ा सा जिक्र करके आपका मेरा मुंह बंद कराया और खत्म बात। तो इसलिए हमें इसमें जो काम करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने 2 काम किए, एक चिट्ठी को लिखी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को और एक चिट्ठी लिखी इन्होंने IAEA को कि जनाब यहाँ यूरेनियम पकड़ा गया। अब चिट्ठी का वो जवाब देते हैं नहीं देते, पाकिस्तान ने अपना काम करके नींद करने के लिए बिस्तर पे जा पड़े, अब खत्म हो गई काम। ऐसे तो चीजें नहीं चलती। आपको पता है कि एक बड़ा मुल्क है भारत, उसका क्लाउड है, उसके साथ बड़ी कुव्वतें हैं, आज वहाँ पे उसके साथी जो है वो बहुत बड़े बड़े मुल्क और उनका असर रसूख पड़ा है। तो आपने तो ढोल पीटना पूरे दुनिया में, उसके लिए आपने मेहनत करनी है। आपने यहाँ पे P5 जो एम्बेसडर्स हैं उनको इकट्ठा करें, उनको फॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग दें कि जी ये खतरात हैं, हमें हम क्या करें, ये आप लोग कुछ हिल नहीं रहे। कुछ और दुनिया में कोई डेलीगेशन ही आदमी कहीं भेज देता है, यहाँ पे जो लेटर लिखे हैं उन लोगों को लेटर की बजाय आप अपने डेलीगेशन भेजते आइए में जो जाके बताता है कि जनाब सूरत हाल क्या है भारत में, लेकिन नहीं करते हम। हमारे हाँ सिर्फ एक खत लिख देना जो है ना, वो समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, तनख्वाह भी हमारी हलाल हो गई, अब कोई जरूरत नहीं है इससे आगे कुछ करने की। तो चीजें नहीं चलती। अगर आप यही भारत जिस मेहनत से हमें दुनिया में दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए कोशिश करता रहा है, अगर सिर्फ वो, लेकिन अमजद साहब फिर ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि LOC पे जब भी रेजिस्ट किया जाता है भारत की जानिब से हमारी पाक अफवाज जो है मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन जब तक आप सफारती महाज पे नहीं लड़ाई लड़ेंगे तब तक तो फिर हम बैकफुट पर ही रहेंगे सर। तो होगा यही, क्योंकि हम तो अरसा दराज से देख रहे हैं, सारा साल से, कि हम अपना केस इफेक्टिवली दुनिया के सामने रखते ही नहीं। अब देखिए ना, टेररिज्म का हमने एक डोजियर दिया था पिछले साल गालिबन अक्टूबर में, बड़ा जबरदस्त डोजियर था। अगर आप देखें तो इंसान
समझता है कि भाई ये जिसको भी दिखाएंगे वो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मनी ट्रांजैक्शन वगैरह की रसीदें चीजें सब कुछ मौजूद है। लेकिन हमने बात डोजियर भेज दिए, खत लगा के 2-4 जगहों पे, उसके बाद तरीका खत्म हो गया। अगर आप उस डोजियर को ले लेके पूरी दुनिया में चक्रे मारते, धक्के खाते, हर किसी को रोना रोते कि जनाब ये हो रहा है आपके नाक के नीचे, चले कुछ नहीं, तो जो नेटो में जो ममालिक है उन्हीं के उनके दारुल हुकूमतों का दौरा करते, उनको बताते कि जनाब आप नेटो वाले बैठे हुए अफगानिस्तान में और आपके सामने आपके नाक के नीचे अफगानिस्तान से ये हमारे खिलाफ हो रहा है, आप जिम्मेदार है इस बात के, क्यों हो रही है। तो बात यह है कि ये बड़ी इसमें इनोवेशन सोचनी पड़ती है कि आपने एक तहरीक चलानी है, एक कैंपेन, एक मुहिम लॉन्च करनी है दुश्मन के खिलाफ, उसको सफारती मुहिम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। ह्यूमन राइट्स का इशू दे के निकले आगे, तो ह्यूमन राइट्स वाले उधर जाएं, कुछ जो लोग जो इनके जैसे ये स्कूल का हुआ था आज तक यहाँ पे APS का जी, वो उनके बच्चों को बाहर टूर कराते फिराते, मुख्तलिफ जगहों पर रोना रोते। आपने मन इमोशन जो है उनको कहीं ना कहीं उनको टच करना है, ताकि तो चले इमरान खान साहब को तो इक़्तिदार पहली दफा मिला, मगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो माशाल्लाह दूसरी बार जो है वो वजीर खारजा बने हैं, उनको नहीं पता कि हमें सफारती ज़राए किस तरह इस्तेमाल करने हैं, क्या क्या लूप होल्स हमारे रह चुके हैं, हमें उसे फुलफिल करके जो है अपना केस दुनिया को मनवाना पड़ेगा। वही बात आपने की कि खत लिखने से काम नहीं चलेगा। देखिए शादी, मैं एक चीज आपको बताऊं, इनको सब पता है, काम नहीं करते। आप देखिए कि इनके सर पे पड़ा जब ये फलस्तीन का किस्सा, तो 7-8 दिन 10 दिन कैसी सफारतकारी की थी हमारे में वजीर खारजा ने, कभी यूनाइटेड नेशन, कभी इस्तांबुल, भाग के तो तकरीरें करके और स्टेटमेंट्स और CNN पे इंटरव्यू। भाई अपने काम के लिए भी यही कुछ करो। वो इधर आके तो सो जाते हैं क्योंकि और कोई प्रेशर नहीं है। वहां उस वक्त दुनिया का प्रेशर था, मलेशिया एक्टिव हो गया, तुर्की एक्टिव हो गया, पाकिस्तान के ऊपर दबाव आया, ये लग गया। तो रास्ता तो इनको पता है, तरीकाकार भी इनको पता है कि क्या करना। तो सर ये जो कश्मीर का मामला है, इसमें आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान का स्टैंड कैसा आपको नजर आता है? अभी मोदी ने APC बुलवाई, गो के उसकी कोई वैल्यू नहीं रही क्योंकि कोई भी हुर्रियत रहनुमा उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन वो नाकाम हुई वो APC। तो पाकिस्तान इस वक्त जो कश्मीर के को किस तरह एड्रेस कर रहा है? सही तो नहीं कर रहा है, इतना स्ट्रांगली नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में भी सफारतकारी भी करनी थी और मेहनत नहीं की हमने, लेकिन सबसे पहले जो चीज थी पाकिस्तान को इसमें ह्यूमन राइट्स इशू लेके चलना चाहिए था, ताकि हुर्रियत के लीडर जो हैं उनको रिहा किया जाता है। तो हमने दुनिया में कि जी वो बगैर ट्रायल के 2 लोग बंद हैं, सियासी कैदी हैं, वो हमने दुनिया में कहीं भी वो मुहिम नहीं चलाई, जिसकी वजह से 5 दिन तक अंदर ही बंद लगता है। तो वो मुहिम चलानी चाहिए। दूसरा स्टांस हमारा ठीक है कि भाई हम भारत से उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक कि ये इसको तब्दील नहीं करते, आर्टिकल 370 को ये खत्म नहीं करते, या वापस नहीं देगी। लेकिन जो असल दुख है ना शादिया, जिसमें हमें तवज्जो देनी है और जो कश्मीरियों को सोचना चाहिए, कश्मीरियों का बेपनाह खून बह गया, उनकी बेशुमार औलादें मारी गई, औरतों की इस्मत जितनी तबाही हुई, लेकिन क्यों नहीं रहेंगी फारूक अब्दुल्ला पे, उमर अब्दुल्ला पे, महबूबा मुफ्ती लेने, वो इस्तिजाज़ोन है, ये है वो। ये जो गद्दार इनकी सफों में बैठे हुए हैं, इनका क्यों नहीं कुछ कर? ये हमारी ज़मीन है, कश्मीरी खून बहाते हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं और गद्दार साथ फिर रहे हैं। आज अगर ये गद्दार ना होते तो मोदी के पास एक भी बंदा न गया होता। ये लोग यहाँ बैठ के पहले मोदी को कहते हैं कि भाई ये तुम बंदे छोड़ो, हमारे जितने भी सियासी कैदी हैं सारे पहले रिहा करो, आर्टिकल 20 को वापस लाओ, फिर बात करेंगे तुमसे क्या कहना तुम। ये तो बकरियों की तरह उसके सामने ले करते बहुत सारे पहुंच गए। इन लोगों को इनकी शतरौल नहीं होनी चाहिए थी। कश्मीरी जो जाने दे रहे हैं उनका कभी इनके मुंह पे आया लफ्ज एक भी? देखिए एक बड़ी सीधी सी चीज है, ये गद्दार मौजूद हैं तो भारत कोई ना कोई इनको राजी करके हल निकाल के बैठ जाएगा। आज दिन तक 70 सालों में भारत वहां पे कोई ना कोई कोलिशन गवर्नमेंट बना के हुकूमत करता रहा है वहां पे कश्मीर में। जी, कश्मीर में। और वो इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि ये उसका अपना कंधा पेश करते थे। कभी कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है फारूक अब्दुल्ला ने, कभी उमर अब्दुल्ला ने, कभी महबूबा मुफ्ती है तो वो बीजेपी के साथ ही मिलकर उसने हुकूमत बना दी। इनको तक पहुंचती है जब इनको वो छेड़ते हैं, जब वो इनकी हुकूमत इनसे लेते हैं तो फिर इनको तकलीफ पहुंचे, वरना तो ये इनको कोई फिक्र ही नहीं होती। अच्छा, अगर
अगर आपकी सबों में इतने बड़े बड़े गद्दार जो हर दफा भारत को अपना कंधा मुहैया करें वो मौजूद रहेंगे तो फिर बाकी जो कुछ मर्जी हम करते नहीं उसका कोई हल नहीं हो, उसका फायदा पहुंचेगा ही नहीं कहीं। ठीक है, अच्छा सर, फायदा तब होगा, मैं एक बात सिर्फ और फायदा तब होगा कि भारत नाक रगड़ दे कश्मीर में आके तो एक भी आदमी उसका हाथ पकड़ने वाला न मिले। वो इलेक्शन कराना चाहे कोई इलेक्शन में न जाए, वो हुकूमत बनाना चाहे वहां पे हुकूमत बना ना सके, तब जाके फर्क पड़ता है उसको कि जनाब ये क्या कर रहे हैं। उसको हर दफा गद्दार मिल जाते हैं अपने काम चलाने के लिए। अच्छा सर, अब जरा हम आ जाते हैं, ये जो ड्रोन अटैक हुआ था उसी के ऊपर दोबारा वापस आ जाते हैं। सर आप इस वक्त टाइमिंग जो है ड्रोन अटैक की किस तरह देख, जैसे कि हमने 3 आपने जो है वो अहम पॉइंट्स बताए कि ये वजूहात थी जिसकी वजह से जो है इसने ये ड्रामा रचाया। अब अगर हम इलेक्शन, सॉरी टाइमिंग के मुद्दा निकाल से ये 3 चीजें जो मैंने गिनवाई। ठीक है, अब जरा इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। वैसे उनका जनरल इलेक्शन तो 2024 को है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं लोकल बॉडी इलेक्शन और राज्यसभा इलेक्शन जो अगले साल उनके शुरू में होने वाले। हाँ जी, उनके वैसे भी रियासती इलेक्शन तो होते ही रहते हैं जी, मैं उसी की बात कर रही थी। तो रिसेंटली जो मसला वो ये है कि बावजूद ये पिछले जनरल इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी ने ली, अभी तो बंगाल में इलेक्शन हुए जहाँ पे वो जो खातून वहाँ पे कर रही है हुकूमत जी, उससे है जी हसीना वाजिद की बात कर रहे हैं। नहीं हसीना वाजिद तो बांग्लादेश में ना, मैं ये इधर बात कर रहा हूँ इंडियन बंगाल में। अच्छा, वो है ममता जी जी जी, वो यहाँ हुकूमत कर रही है। अच्छा, और वो देखिए उससे और वो इतनी जबरदस्त खातून है, उससे इंटरव्यू वगैरह है, उसने कहा जी मैं कोई तनख्वाह नहीं लेती, मैं अपनी ये पेंटिंग्स और ये चीजें बेचती हूँ, इससे मैं अपना काम खर्चा चलाती, एक अपार्टमेंट में रह रही हूँ मैं। वो इस वजह से वो पॉपुलर और मोदी मुकाबला नहीं कर सकता, वो आप बहुत बुरी तरह हारे हैं। तो इनको एक पे लिखी तहरीर नजर आ गई कि वो जो पुलवामा किया था वो फेड आउट हो चुका है। दुनिया सोच रही है कोरोना की वजह से कि क्या तबाही फिरवा दी मोदी ने, अब सोच रहे हैं भूख नंग और बेकारी की वजह से, अब लोग सोच रहे हैं पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, कहीं किसान नाखुश हैं, कहीं कश्मीर का किस्सा पड़ा हुआ है वो नाकामी। तो ये नया ड्रामा तो इसलिए उन्होंने करना ही करना था। हो सकता है कुछ थोड़ा बाद में करते जब इलेक्शन के करीब आते, लेकिन इस वक्त कर दिया। और वो 3 वजूहात मैंने आपको बताई है टाइमिंग की कि ये इस वक्त FATF वगैरह और ये जो यूरेनियम का रोना रो रहे हैं उनकी वजह से। अच्छा, इनके आपस में जो 2 फोर्सेस के दरमियान चपकल है, जैसे आर्मी चीफ बिपिन रावत है, उनको CDS तकर्रुरी के हवाले से जो है वो जो इनके भारतीय एयर चीफ हैं वो इसे सियासी तकर्रुरी करार दे रहे हैं, तो आप इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो इशू है वो पहले भी था। बिपिन रावत जो है ये दर हकीकत अजीत डोवल के इलाके का, उसके शहर का रहने वाला है, इससे इसके ताल्लुकात हैं। इसको प्रमोट करा के चीफ बनाने में भी अजीत डोवल का हाथ था, और उस वक्त भी बाज लोग खुश नहीं थे, इनके हिरारकी में काफी सारी इस पे चेमगोइयां थी, लेकिन काम चल निकला वो इस वजह से कि इस आदमी ने अजीत डोवल की बात समझ ली और मोदी का सियासी सहारा बन गया ये। अब मोदी जितने झूठ बोलता है उनके झूठ जो है वो बिपिन रावत के जरिए सर्टिफाई होते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक कोई नहीं की हुई थी, ये जनाब मोदी और बिपिन रावत का मिलकर झूठ था, लिहाजा इन्होंने सियासी फायदा उससे भी उठाया। इसी तरह इन्होंने अब चाइना के सामने जो कुछ हुआ है वो जितना नुकसान ये उठा चुके हैं वहां पे, मोदी उसका नाम नहीं लेता। बाद इनके जो स्ट्रेटेजिशियंस हैं उन्होंने कहा कि मोदी और बिपिन रावत और वो जो नरवाने हैं, इनके हाथ रंगे हुए हैं भारतीयों के खून से, क्योंकि उन्होंने मरवाया। लेकिन ये एक दूसरे की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लिहाजा ये मुंह बंद रखेंगे बिपिन रावत वगैरह, तो मोदी खुश है इस वजह से कि वो चर्चा बाहर नहीं आ रहा कि जब हमें चाइना मार गया और ये कुछ ले गया हमसे। और अगर मोदी नहीं बोलता तो ये खुश है क्योंकि मिलिट्री फेलियर भी है, सियासी फेलियर भी है और मिलिट्री फेलियर भी है। तो ये इनकी सर्वाइवल, इनकी जिंदगी एक दूसरे के साथ है, इनके कैरियर। आधा ये जो पोलिटिसाइज किस्म का बिपिन रावत है, जो पता है उनको कि ये खुशामदी है और मोदी को खुश रखने के लिए सब कुछ करता है, वो बास बंदे जो नीचे अभी एयर चीफ बाद में प्रमोट हुआ है,
उनको हो सकता है कि इन चीजों पे इख्तलाफ हो कि हमें ये लोग जो हैं ये पोलिटिसाइज होने की वजह से इनके हाथ में खेलता है प्राइम मिनिस्टर, इनके हाथ में मुट्ठी में इनके अजीत डोवल सियासी क़यादत इनके पास है, तो लिहाजा इनकी कोई बात आगे नहीं सुनी जाती या इनको वो रसाई नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो इख्तलाफात लाजमन हुए होंगे। तो इख्तलाफात की वजूहात तो नजर आती हैं कि एक आदमी जब वो देखते हैं कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर की बगल में बैठा है, उसकी खुशामद करके तो सारे फायदे उठा रहा है, दूसरे की रसाई नहीं है, तो लाजमन एक डिससेटिस्फैक्शन सी पैदा होती है। ठीक मैं है। समझता हूँ कि इसका किरदार बिपिन रावत का काफी खराब, ये कभी किसी वक्त में जब ये लोग हटेंगे और आम बैठ के कभी ये हिसाब किताब करेंगे, आज तो बेवकूफ बने हुए इनके हाथों उल्लू खा के बैठे हुए आराम से, लेकिन किसी वक्त ये बातचीत खुलेगी तो इनको होगा कि मोदी इस मुल्क का और मोदी और उसका ये नेक्सस जो है नरवाने और बिपिन रावत ये कितना कुछ आप करके कितनी तबाही फेर गए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पुलवामा टाइप का एक दफा दोबारा ड्रामा रचाया गया, 2 ड्रोन अटैक 6 मिनट के फासले से हुए, ये मतलब बहुत सारे सवालात उठा गया है भारतीय मिलिट्री के हवाले से भी और उनकी एयरफोर्स के हवाले से भी, क्योंकि इस तरह का ये जो सिक्योरिटी लैप सामने आ गया है तो भारत के अपने अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट साफी जो है सिर्फ इतना नहीं, एक्चुअल यहाँ पे इनका टेक्निकल ऑडिट होना चाहिए। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये ड्रोन जो इस्तेमाल हुए ये जो ड्रोन फोटोग्राफर इस्तेमाल करते हैं ना शादी ब्याह पे वो तस्वीर कशी करने, ये वो वाले नहीं, ये हेक्सा ड्रोन है जी, उसी की थोड़ी बड़ी वर्जन है जी, 6 परों वाला। हाँ, तो ये जो तो सर सवाल तो यही है कि ये जब उड़ के अगर चले सरहद पहाड़ से भी आया, एलओसी से भी आया, तो इनको रडार में नजर नहीं आया, इनका ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था क्या? ये बटन स्विच ऑफ करके सो रहे थे? नहीं, वो भी है। एक और जो मैं पॉइंट देने लगा वो ये है, जो हमारा बॉर्डर है वर्किंग बाउंड्री, वहां से ये जो एयर बेस है वो 15 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और फिर अगर कोई यहाँ पे पाकिस्तान साइड पे अगर कोई कर रहा ऑपरेट, तो दरमियान में वो नो मैंस लैंड भी है, लोसी के उस तरफ हम बैठे हैं इधर, तो आप एरिया ऐड कर दें तो ये ड्रोन अगर पाकिस्तान में कोई कंट्रोल कर रहा था कम से कम 17-18 किलोमीटर से कर रहा था, जो पॉसिबल नहीं है। ये छोटे ड्रोन जो है वो इतने बड़े फासले पे ऑपरेट नहीं करते, आप इसको इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये लाजमन लोकल खेल है वहां का, ये चीज कोई नहीं उसको चैलेंज कर रहा। दूसरी बात फिर आ जाती है कि जो एयर बेसेस हैं ये तो बड़े हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, इन पे ड्रोन कहीं दाएं बाएं से अप्रोच भी कर रहा हो तो उसको पहले रोक दिया जाता है या गिर दिया जाता है। तो ये कहना कि वो आराम से पहुंच गया, किसी को पता ही नहीं, और वो सारे जो है आराम से पहुंच भी गया, तो देखिए ना, मतलब इतनी विजिलेंट होती है। अगर आपके 2 दुश्मन मुल्क जो है वो एक साथ रह रहे हो तो वहां की तो एयरफोर्स और आर्मी इतनी विजिलेंट होती है कि इन केस अगर चले कोई जहाज, ड्रोन या कोई मिसाइल या कोई रॉकेट उड़ता हुआ आ भी गया हो तो फौरन वो रडार सिस्टम में आता है, फिर रेड अलर्ट हो जाता है, फिर 1 मिनट के अंदर जो है सारे पायलट्स जो है वो जहाज में भाग के बैठते हैं और दूसरे मिनट में वो फजा पर होते हैं और टारगेट करते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि एक ड्रोन आया, उसके 5:57 के बाद 5 मिनट 57 सेकंड के बाद जो है वो दूसरा ड्रोन आ जाता है। ये 6 मिनट का वक्फा, ये तो इनका बिल्कुल सिक्योरिटी लैब से पोल खोल गया है सारा। वो ड्रोन गए किधर? हाँ। मैंने ये भी सुना है कि ड्रोन का मलबा नहीं मिला इनको। अच्छा। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर ड्रोन किसी ने भेजना है उसका फायदा क्या हुआ? क्या छोटे छोटे 2 पटाखे, क्या मिला उससे? ड्रोन जो ये छोटा है ये वजन उठा नहीं सकता। अगर कोई कहे कि इसके जरिए आपने हथियार भेजे ये वो, तो वो अगर बड़ी मुश्किल से एक राइफल भी अगर इसके साथ लटक जाए तो वो भी बड़ी बात है। ये इतना वजन उठा नहीं सकते ये जो छोटे ड्रोन है। वो ये ड्रोन इस्तेमाल कोई कर सकता है अगर कोई बाहर से या इधर उधर से, तो वो होगा स्मगलर जो कि इसके साथ कोकीन लगा के या कोई नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह लगा के भेज दे। तो 1 किलो ड्रग अगर पार चले गई तो बड़ा वो लाखों का करोड़ों का बिजनेस हो गया। तो वो तो पॉसिबिलिटी कोई सोच सकता है, क्योंकि ये किसी ने इनमें से कहा भी कि वो ड्रग्स वगैरह भी थी। तो ड्रग जो है वो फिर कोई ड्रग पेडलर होगा आपके यहाँ उधर जो काम कर रहा होगा, तो वो पॉसिबिलिटी मौजूद। लेकिन ये चूंकि खुद ड्रामा अरेंज किया हुआ है, ये कहीं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाने देंगे, किसी और चीज का जिक्र नहीं करेंगे।
कि ये छोटा ड्रोन है, ये हथियार नहीं उठा सकता, ये नहीं वो नहीं। ये सारी कहानी लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जी। वो, क्योंकि इन्होंने उसमें से एडवांटेज हासिल करना है अपने लिए। तो ये सारी गेम ये है। ठीक है अमजद शोएब साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। और नाज़रीन, प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि भारत जो कि कभी भी अपनी साजिश करने से बाज नहीं आता, और पुलवामा अटैक के बाद दोबारा एक ड्रोन अटैक का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगाया है, जैश मोहम्मद पे लगाया है, पाकिस्तानी अफवाज पे लगाया, ISI पे लगाया है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इससे तो खुद उसका पोल खुल गया है, ये तो खुद अपने, वो कहते हैं ना कि अपने दाम में सयाद आ गया है, भारत खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। इस तरह के वाक़े का प्रचार करने से उसके खुद जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के पाना।